तो यार आज की इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे अपन सेल डेथ। तो देखिए सेल डेथ जो होता है उसकी सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। यहाँ पे वो टॉपिक्स है जो हमको रिव्यू करने हैं। तो सेल डेथ के बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स क्या है, सेल डेथ को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे एक हिस्टोलॉजिक स्लाइड के अंदर। तो होता क्या है, जिस सेल की डेथ हो रही है उसका जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होने लग जाता है। जैसे अगर आपको एक हिस्टोलॉजिक स्लाइड दे दी जाए, उसके अंदर आपको ब्लूइश कलर के, जैसे HNE स्टेन से हम स्टेन करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है ब्लूइश पर्पल जैसे स्टेन होता है। तो अगर आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा, सिर्फ पिंक दिख रहा है वो, तो इसका मतलब ये कि वो डेड टिश्यू है। या फिर कोई सेल्स ऐसे दिख रहे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो वो डेड सेल है। ठीक है, तो बेसिक्स क्या है कि जो सेल है वो उसका न्यूक्लियस जो है वो गायब होने लगता है। तो न्यूक्लियस का डीजनरेशन, उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियस की डीजनरेशन का स्टेप है पिग्नोसिस। पिग्नोसिस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होने लगता है, पास आने लगता है, तो न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसे डार्किश स्टेन लेने लगता है। पिग्नोसिस और पास आने से क्या होता है कि एकदम ऐसा स्पॉट जैसा दिखने लगता है न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं अपन इंक स्पॉट जैसा दिख रहा है। तो इंक स्पॉट का मतलब बेसिकली पिग्नोसिस का मतलब इंक स्पॉट जैसा ही होता है, इंक का स्पॉट, इंक स्पॉट जैसा दिखने लगता है सेल के अंदर पिग्नोसिस। इसके बाद में कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का क्रोमैटिन मटेरियल, जो न्यूक्लियस उसके फ्रेगमेंट्स होने लगते हैं, ठीक है। और लास्ट में कैरियोलाइसिस, मतलब पूरा का पूरा डीजनरेशन न्यूक्लियस का। ठीक है, पिग्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, ये होने लगेगा किसके अंदर, सेल डेथ के अंदर। सेल डेथ के अंदर 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होता है एपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। दोनों के अंदर ही हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब अपन सेल डेथ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस के अंदर क्या है, नेक्रोसिस के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन उससे पहले नेक्रोसिस होता क्या है, होता ही है नेक्रोसिस की अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये बेसिकली सेल मर्डर है। कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी और चीज की वजह से सेल की डेथ हो रही है। अब नेक्रोसिस में और एपोप्टोसिस में क्या फर्क है कि नेक्रोसिस एक बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है। मतलब ऐसे नहीं कि 10-15 सेल्स की डेथ हो गई, बहुत छोटे से अमाउंट के सेल्स की डेथ हो गई, ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है। यानी कि एक मैसिव, कभी कोई पूरे ऑर्गन की डेथ हो जाए, उसको कहते हैं नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस के टाइप्स हैं। ऐसे नेक्रोसिस में एक बात और, ये नेक्रोसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। नेक्रोसिस में हमेशा एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। नेक्रोसिस के बाद में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा नेक्रोसिस के बाद में। अब नेक्रोसिस के टाइप्स, सबसे पहला कोएगुलेटिव। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नाम से समझ में आ रहा है, किसी चीज का कोएगुलेशन हो गया। कोएगुलेशन किस चीज का होता है, प्रोटीन का। तो क्या हो रहा है कि किसी वजह से सेल की डेथ हो रही है, और सेल की डेथ होने की वजह से सेल के जो प्रोटीन्स है वो कोएगुलेट कर जा रहे हैं। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कब होता है, जब भी किसी भी ऑर्गन का, पूरी बॉडी में किसी भी ऑर्गन का इस्कीमिक नेक्रोसिस होने लगे, इस्कीमिया होने लगे, यानी कि उसके अंदर ब्लड सप्लाई की डेफिशिएंसी होने लगे, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर एक सेल टाइप होता है माइक्रोग्लियल सेल्स, आपको पता होगा माइक्रोग्लियल सेल्स। तो माइक्रोग्लियल सेल क्या करते हैं कि ब्रेन का जो टिश्यू है, जो इंफेक्शन की वजह से डेड होने लगा है, इस्कीमिया की वजह से डेड होने लगा है, उसको लिक्विफाई कर देते हैं। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है ब्रेन के अंदर इन केस ऑफ इस्कीमिया। तो ब्रेन के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलता। बाकी जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, उन सब में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। कब? इस्कीमिया के अंदर। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में खास बात क्या होती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में जो ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर एज इट इज मेंटेन रहता है। वो जैसे मान लीजिए किडनी के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है, तो किडनी जैसी ही दिखेगी नेक्रोसिस होने के बाद भी। अगर आप किडनी को पकड़ के भी देखें तो उसकी कंसिस्टेंसी किडनी जैसी रहेगी। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे लिक्विड जैसी हो जाएगी, पतला पतला सा हो जाएगा, ऑर्गन ऐसे खत्म सा होने लगेगा बेसिकली। ठीक है, पिघलेगा तो नहीं बेसिकली, लेकिन आप कह सकते हैं। ठीक है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या है, लिक्विफिकेशन हो रहा है टिश्यू का। इसका एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया कि इस्कीमिया के अंदर ब्रेन टिश्यू है। दूसरा एग्जांपल है पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है
कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है पैनक्रियास के, वो पैनक्रियास के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं, पैनक्रियास के अंदर ही एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो क्या है वो ल्यूमन के अंदर जाके डोडेनम के एक्टिव होते हैं ताकि फूड को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैनक्रियास के अंदर ही एक्टिव हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, पैनक्रियास जो है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, ऑटोलाइसिस हो जाएगा। तो पैनक्रियास के डिग्रेडेशन से क्या होगा कि पैनक्रियास जो है वो जो उसका स्ट्रक्चर था वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और वो पैनक्रियास की जो टिश्यू है वो है मेनली प्रोटीन, तो डिग्रेड होने लगेगी और वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, लिक्विफिकेशन सब लिक्विड जैसा देखने को मिलेगा, ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। फिर गैंग्रीनस नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस कुछ भी नहीं है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ये है, लेकिन इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ममीफाइड टिश्यू जैसी होती है। ममीफाइड टिश्यू आपने देखा होगा आपकी डिसेक्शन हॉल वगैरह में ममीफाइड बॉडीज रखी हुई होती है, या फिर अगर आपने इजिप्ट की मम्मी भी देखी हो तो उनकी कैसे ड्राई स्किन से होती है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस आपको दिख जाएगा। अब गैंग्रीनस नेक्रोसिस के दो टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई और एक होता है वेट। तो ड्राई तो क्या है, जो आपको ऊपर से ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टिश्यू पे दिखेगा कि उस पर कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, वो है ड्राई गैंग्रीनस नेक्रोसिस। वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस में क्या होता है, जो टिश्यू है गैंग्रीनस टिश्यू उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो जो टिश्यू है वो गलने लगता है। तो टिश्यू गलने की वजह से क्या होगा कि वहां पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस अगर देखने को मिलता है कहीं कहीं पे गैंग्रीनस नेक्रोसिस में, दैट इज कॉल्ड वेट गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस का एग्जांपल क्या है, आपकी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर पॉप्लिटियल आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है। पॉप्लिटियल आर्टरी जो होती है पॉप्लिटियल फोसा के अंदर, उसका एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, और उसकी वजह से जो नीचे का पूरा लोअर लिम्ब है उसके अंदर गैंग्रीनस नेक्रोसिस कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, तो गैंग्रीनस नेक्रोसिस का एग्जांपल क्या हुआ, डायबिटिक पॉप्लिटियल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस डायबिटीज के अंदर। फिर केसियस का मतलब होता है चीज लाइक, कॉटेज चीज लाइक। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ही ऐसे सॉफ्ट सा टिश्यू देखने को मिलेगा, जैसे कॉटेज चीज आप जानते होंगे कैसा होता है, या फिर अगर आप पानी के अंदर आटा डाल दें तो कैसा हो जाएगा, काफी सारा आटा डाल दें पानी के अंदर तो कैसे उसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है, वैसे केशियस नेक्रोसिस। तो केशियस नेक्रोसिस है क्या, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विफैक्टिव एंड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, लिक्विफैक्टिव और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का एक मिक्सचर है केशियस नेक्रोसिस। अब ये देखने को कब मिलेगा, तो देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस में केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। उसमें होता क्या है कि जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस प्लस ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू ऑफ लंग्स। ठीक है, तो ये जो ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू ऑफ लंग्स प्लस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है, इसकी वजह से आपको ऐसा चीज लाइक कॉटेज चीज लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा केशियस नेक्रोसिस में, ठीक है, लंग्स के अंदर। इसके बाद में फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस आपको देखने को मिलता है ब्लड वेसल्स की वॉल में, ब्लड वेसल्स की वॉल में। क्यों होता है ये, नाम से समझ में आ रहा है, फाइब्रिनोइड यानी कि फाइब्रिन का डिपोजिशन हो गया ब्लड वेसल्स की वॉल में। तो कब देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है आपको जब मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन की कंडीशन हो या फिर वैस्कुलाइटिस हो। वैस्कुलाइटिस क्या होता है, किसी भी ब्लड वेसल का इन्फ्लेमेशन। तो ब्लड वेसल क्या है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, या फिर एक स्पेशल कंडीशन अगर कोई यंग वुमेन है, ठीक है, यंग वुमेन के अंदर मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि एक कंडीशन होती है प्री एक्लैम्प्सिया, मतलब सब में नहीं होती, पैथोलॉजी कंडीशन है प्री एक्लैम्प्सिया। इसके दौरान जो प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स है उसके अंदर आपको फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस दिखने में कैसा होता है, इसमें क्या होता है कि जब आप इसको हिस्टोलॉजिकली स्लाइड पे देखेंगे तो इसके अंदर आपको चारों तरफ ब्लड वेसल की वॉल जो होती है उसके अंदर आपको पिंक डिपॉजिट्स देखने लगेंगे, पिंकिश हो जाएगी पूरा का पूरा, थिक पिंक डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करिए फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस हिस्टोलॉजिक स्लाइड, तो आपको दिखेगा कि जो ब्लड वेसल है, जैसे मेरी ब्लड वेसल है तो इसके चारों तरफ ऐसे पिंक डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, पिंक डिपॉजिट्स ऐसे। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर डैमेज हो जाता है, ब्लड वेसल में डैमेज हो जाता है और जो ब्लड के प्रोटीन्स है वो लीक करने लगते हैं बाहर। तो ब्लड के प्रोटीन्स में एक एग्जांपल होता है फाइब्रिन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन।
वो भी बाहर लीक करने लगेगा। तो फाइब्रिन के लीक करने की वजह से क्या होगा कि फाइब्रिन या कोई भी प्रोटीन हो वो एक पिंक स्टेन लेता है, पिंक स्टेन, HNE स्टेनिंग का। तो इसलिए आपको यहाँ इसके चारों तरफ पिंक कलर की डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हुआ फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। अब इसका अंदर फैट नेक्रोसिस, तो नाम से समझ में आ रहा है फैट सेल का, फैट टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाए। फैट टिश्यू का नेक्रोसिस क्यों हो सकता है? नंबर 1 कॉज ट्रॉमा टू फैट हो जाए, मतलब जैसे ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर फैट होता है, तो उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर अगर ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा कब हो सकता है? जैसे कार एक्सीडेंट हो जाए, कार एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्रेस्ट के सेल्स है या फिर जो एडिपोज सेल्स है, बेसिकली फैट सेल्स है, उनके अंदर इंजरी हो जाएगी और उन सेल्स की डेथ होने लगेगी। तो फैट सेल की अगर डेथ होती है तो उससे, मतलब ये जैसे फैट सेल है कोई, ठीक है, फैट सेल यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, और इसकी अगर डेथ होने लगी, मान लीजिए यहाँ पे मेम्ब्रेन डैमेज हो गया और डेथ होने लगी, तो क्या होता है इसके अंदर कई बार कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है, कैल्शियम का डिपोजिशन, कैल्सिफिकेशन होने लगता है इसका। इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉय होने वाली जो टिश्यू है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो रहा है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो पैल्पेट करने पे एक मास लाइक फीलिंग आएगी, मास जैसी फील आएगी कि कुछ प्रेजेंट है अंदर, तो इट माइट बी कंफ्यूज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो फैट नेक्रोसिस का पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया ब्रेस्ट के अंदर कि जो ब्रेस्ट कैंसर से कंफ्यूज भी हो सकता है। और इसके एक एग्जांपल है सैमोमा बॉडीज जो थायराइड वगैरह में अपन पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। फिर इसके बाद में एक एग्जांपल होता है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस में क्या होगा कि जो लाइपेज होता है पैनक्रियास का, वो लीक कर जाए ब्लड के अंदर, और ब्लड तो हर जगह जाएगा, तो ब्लड एडिपोज टिश्यू के पास भी जाएगा, फैट सेल्स के पास भी जाएगा, तो फैट सेल्स को डाइजेस्ट कर देगा और उसके अंदर जो फैट है उसको डाइजेस्ट करेगा। फिर से वही होगा, कैल्शियम उसके अंदर आने लगेगा, कैल्शियम अंदर आएगा तो क्या होगा, वापस वही डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। इसलिए कई बार क्या होता है जो ओमेंटम वगैरह होते हैं, ग्रेटर लेसर ओमेंटम, उसके अंदर अपन को चौकी डिपॉजिट्स, कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं व्हाइट कलर के। आप इसकी भी फोटो देख सकते हैं फैट नेक्रोसिस की इंटरनेट पे, ठीक है। अच्छा, कैल्सिफिकेशन में एक अपन ने पढ़ा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कैल्शियम है वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, फैट के अंदर, तो उसको बोला अपन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, या फिर सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं उसको। या और एक और होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ये क्या होता है, मेटास्टैटिक यानी वाइड स्प्रेड यानी कि जो सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल है वो पूरे ब्लड में इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल टिश्यू है, ये जो हो रहा था फैट नेक्रोसिस के अंदर जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो रहा था, वो तो नेक्रोटिक टिश्यू में हो रहा था, ये नॉर्मल टिश्यू के अंदर डिपोजिशन शुरू करा देगा। जैसे कि आपकी किडनी के अंदर, किडनी की जो सॉफ्ट टिश्यू होती है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन कब होगा, जब जो आपकी कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो, ये फैट नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस कंप्लीट। अब चलते हैं एपोप्टोसिस पे। एपोप्टोसिस पे चलते हैं। एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस एक जेनेटिकली मीडिएटेड प्रोसेस है। जेनेटिकली मीडिएटेड यानी फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है, नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिक होगा, और एपोप्टोसिस पैथोलॉजिक भी हो सकता है, फिजियोलॉजिक भी हो सकता है। अब एपोप्टोसिस कहां कहां देखने को मिलता है, जैसे एंडोमेट्रियल शेडिंग के अंदर। एंडोमेट्रियम जब शेड हो जाती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके अंदर भी हमको एपोप्टोसिस मिलता है। और हमको कब मिल सकता है, जो ये फिंगर्स है, ये जब एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप हो रही होती है तो पहले बीच में इनके टिश्यूज प्रेजेंट होता है, स्टक होती है, ठीक है। फिर इनके बीच का जो टिश्यू होता है उसके अंदर एपोप्टोसिस होता है और ये फिंगर सेपरेट हो जाती है। कई बार लोगों में नहीं भी हो पाता है एपोप्टोसिस, तो सिंडेक्टाइली की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक। और एटीपी रिक्वायर करता है, एटीपी चाहिए एपोप्टोसिस के लिए, और जेनेटिकली मीडिएटेड। अब एपोप्टोसिस का बेसिक फंडा ये है कि इसके अंदर हमको एक्टिवेट करना है एक एंजाइम जिसका नाम है कैस्पेजेस। कैस्पेज नाम का एंजाइम का एक्टिवेशन होगा इसके अंदर, एपोप्टोसिस सबके अंदर, तीनों पाथवे में कैस्पेज एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। ये कैस्पेजेस क्या करता है, ये इंटर्न स्टिमुलेट करता है एंडोन्यूक्लियस
एंड प्रोटीएजेस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करता है। और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। बेसिकली वही सेल का डाइजेशन, एपोप्टोसिस होने लगेगा, ठीक है। कैस्पेजेस एक्टिवेशन जो है वो एक बेसिक फंडा है। अब अपन देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर एक्टिवेशन होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब इंट्रिंसिक पाथवे कब होगा, इंट्रिंसिक पाथवे में जो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमने देखा था कि साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है। अब जो साइटोक्रोम सी है दैट इज स्टिमुलेंट फॉर एपोप्टोसिस। अब अगर मैं कैसे ना कैसे करके उस साइटोक्रोम सी को बाहर ले आऊं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो एपोप्टोसिस ट्रिगर हो जाएगा। तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको मेंटेन करते हुए, इनर मेम्ब्रेन को इंटीग्रेटेड रखते हुए एक प्रोटीन होता है बेसिकली, मतलब ये जीन है, इसका प्रोडक्ट BCL2 जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो मेम्ब्रेन को, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर मैं BCL2 जीन को इनएक्टिवेट कर दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इंटीग्रेटेड नहीं रह पाएगी। तो साइटोक्रोम सी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर लीक होने लग जाएगा और वो एपोप्टोसिस ट्रिगर कर देगा। तो इसको इनहिबिट कैसे करूंगा, इसको इनहिबिट करने के लिए हार्मोन लेवल्स को मैं कम कर दूं, हार्मोन लेवल्स को मैं कम कर दूं, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेडिंग हो जाती है, या फिर डीएनए डैमेज, या फिर सेलुलर इम्यूनिटी। इनमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो BCL2 जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लग जाएगी, क्योंकि ये मेंटेन करके रखता है, मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो डैमेज होने लग जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो साइटोक्रोम सी है वो लीक करने लग जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोक्रोम सी जो है एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है। कैसे, साइटोक्रोम सी किसको स्टिमुलेट करेगा भाई, साइटोक्रोम सी जो है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, कैस्पेजेस को। और कैस्पेजेस को स्टिमुलेट करने के बाद में क्या होगा, कैस्पेजेस किसको स्टिमुलेट करेंगे, एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीएजेस इनको ट्रिगर करेगा और ये बेसिकली जो डाइजेशन है सेल का वो कर देगा, ठीक है। तो ये तो इंट्रिंसिक पाथवे। अब अपन चलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1, पहले तो अपन एक्सट्रिंसिक पाथवे लिख देते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो पहला मेथड है वो है फैस जीन क्या करता है, अगर एक्सट्रिंसिक कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से अगर एपोप्टोसिस ट्रिगर होना है या फिर सेल की डेथ होनी है, तो क्या होगा, या तो फैस जीन स्टिमुलेट कर दे किसको, फैस, जैसे इसका एग्जांपल बताता है एक्सट्रिंसिक पाथवे का पहले आपको, कि जो नेगेटिव सिलेक्शन of T cells in thymus, नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ T cells in thymus। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, फैस जीन क्या है, फैस जीन किसको स्टिमुलेट करेगा, किस पे जाके अटैच हो जाएगा, तो जो टारगेट सेल है जिसका एपोप्टोसिस होना है उसके मेम्ब्रेन पर या उसके बाहर एक रिसेप्टर होता है, फैस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, फैस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, फैस रिसेप्टर आगे जाकर के कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा, और कैस्पेज आपको पता ही है एंडोन्यूक्लियस या प्रोटीएज इन सबको एक्टिवेट करेंगे, सेल का डाइजेशन कर देगा। अब इसमें आप देखिए कि जो फैस जीन है उसका एक्टिवेशन हो रहा है और फैस रिसेप्टर किसी और सेल पे, तो ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ही तो है कि कहीं बाहर से ही तो आ रही है एक्टिवेट करने इसको, क्योंकि ये तो इसके तो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है, तो कहीं बाहर से आ रहा है, इसलिए एक्सट्रिंसिक बात है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर।
अब किसी दूसरे पे नहीं, दूसरे पे चलते हैं। क्या नाम है इसका? TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर को सेल के अंदर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और उसके एक्टिवेशन से क्या होता है? TNF रिसेप्टर के एक्टिवेशन से वही कैस्पेसिस ट्रिगर हो जाएगा। कैस्पेसिस ट्रिगर होने के बाद एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीएज ट्रिगर हो जाएगा। ठीक, फिर साइटोटॉक्सिक CD8 प्लस टी सेल मीडिएट, मतलब साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कोई सेल है वो इन्फेक्टेड है वायरस से, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल का क्या होगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल को अल्टीमेटली उसको खत्म ही करना पड़ता है कई बार। तो उसको खत्म करने के लिए क्या होगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल को खत्म करने के लिए एक्सटेंसिव बात सुनिए, CD8 प्लस टी सेल्स मीडिएटेड पाथ। तो उसको जैसे ही सेल है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वायरस इन्फेक्टेड VI, तो क्या होगा कि ये जो CD8 प्लस टी सेल्स, CD8 प्लस टी सेल, इनका क्या होगा? ये रिलीज करेंगे पोरिन्स, इसको देखेगा और ये रिलीज करेगा पोरिन्स। अब पोरिन्स क्या करते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, एक पोर खोद देंगे, यानी कि बेसिकली एक पोर जनरेट कर देंगे इस वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर। पोर जनरेट कर दिया, और इस पोर से एंटर करेंगे ग्रैंजाइम्स, जो भी ये रिलीज कर रहा है CD8 प्लस टी सेल रिलीज कर रहा है कौन? इसको, ग्रैंजाइम्स को। ग्रैंजाइम्स एंटर कर जाएंगे इस पोर से, और ग्रैंजाइम्स वही कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेंगे, और कैस्पेजेस को एक्टिवेट करने से क्या होगा? वही आगे एक्टिवेट होंगे एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीन। ठीक है, CD8 प्लस टी सेल्स था, पोरिन रिलीज कर रहा है, पोरिन मेम्ब्रेन में छेद कर दे रहे हैं, और उसमें से ग्रैंजाइम्स एंटर कर रहे हैं, और ग्रैंजाइम्स जो है वो बेसिकली कैस्पेजेस को आगे जाकर के स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये था सेल डेथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी नेक्स्ट क्लास में फिर अपन फ्री रेडिकल इंजरी और अमाइलोइड